जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास 3 में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी का। तो दोस्तों इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं उसके विविध रूप क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित मत प्रचलित हुए। पहला है कि परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हीन मतलब नष्ट करना प्लस धन टू मतलब दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे, हिनस्ति दुष्टान। दूसरा है शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन प्लस दुष प्लस डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दुष्यति। ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीत चूर्णी में प्रथम बार मिला है। हिंदू शब्द फारसी है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है, क्योंकि जो फारसी लोग जब यहाँ आए थे तो फारस के लोग क्या है कि सा को हा बोला करते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सिंधु को उन लोगों ने हिंदू कहा। फिर है कि सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में, सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी, सप्त सिंधौ नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। सबसे पहले कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। फिर है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम दारा के प्रथम काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, ईरानी सॉरी फारसी नहीं, ईरानी लोग जो थे, हाँ वो भी वही के थे, फारस के ही थे। तो ईरानी लोग का जो हा है, जो सा है वो हा होता है, ठीक है। ईरानी लोग जो सा बोलते हैं ना, जैसे समान बोलेंगे तो वो लोग हमान बोलेंगे, ठीक है। तो सा का उनका हा हो गया, जिसके वजह से सिंधु का हिंदू हो गया। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बालाघात के कारण अंत्य ऊ का लोप हो गया, हिंदू हिंद। हिंद शब्द में विशेषणार्थ प्रत्यय ईक जोड़ने से हिंदीक शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में का लुप्त हो गया, हो जाने से हिंदी शब्द बना है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने माना है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है जिसका मूल, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है जिसका मूल अर्थ है सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदीक, हिंदी। तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ है। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रत्येक प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया है, इंडिका। इंडिका शब्द अंग्रेजी आदि में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदुक शब्द मिलता है। सुड़िना भड़ियम रामाणो जीर्ण हिंदुक देशम बच्चामो। तो ये हुआ हिंदी के बारे में जो विद्वानों ने कहा और बताया। अब भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का विकास व प्रयोग। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवां
1531 से 579 ईस्वी ने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। वाजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवां के मंत्री बुजर्च मिहर ने लिखी। भूमिका में कहा गया है कि यह अनुवाद ज़बाने हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देशी भाषाओं के लिए किया था। तैमूर लंग के पोते शरफुद्दीन यजदी ने सन 1924 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशी में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तैमूर लंग के पोते शफरुद्दीन यजदी ने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं-14वीं शती में देशी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका नाम अबुल हसन या अमीर खुसरो का, तो ज़्यादातर अमीर खुसरो का ही नाम आता है। फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए। यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। हिंदू धन ई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदुई शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। ये कौन कहते हैं? भोलानाथ तिवारी ने ये लिखा। फिर है कि हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मग पर पाँव न राखो, काजो बहुते हिंदी भाखो। फिर है 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेखता के समानार्थी रूप में चल रहा था। फिर आया उर्दू। उर्दू मूलतः तुर्की का शब्द है। उर्दू मूलतः तुर्की का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। और यह प्रश्न पूछा गया था कि उर्दू निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की ये ऑप्शन में था, तुर्की, ठीक है। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है, मीर वो मिर्ज़ा की कहें किस मुँह से, हम मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। फिर है कि प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। किसे? आबे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। रेख्ता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर है। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ था। रेख्ता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। फिर है कि हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। फिर है कि वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः, वर्तमान में जो हिंदी शब्द है वो मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा था। पहला है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ है हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हिंदी प्रदेश कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार। फिर दूसरा दिया हुआ है कि भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द का भारतीय संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ये भारतीय संविधान में है और अनुच्छेद 343 में है तथा राष्ट्रभाषा के नाम का घोतक है। अब हिंदी की बोलियां हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी बोलियां हैं और उन बोलियों की उपभाषाएं भी हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। दोस्तों, इस वर्गीकरण के पहले हमें एक चीज और लास्ट वीडियो में हमने देखी थी, उसमें यह देखा था कि जो प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाएं थी, उनका हम लोगों ने क्या नहीं देखा था, उनके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में ऐसे ही पढ़ लेते हैं यहीं पे कि एक लहंदा थी, ठीक है, पंजाबी थी, सिंधी थी, गुजराती थी, मराठी थी, असमी थी, बांग्ला थी और एक थी उड़िया। हाँ, ये भाषाएं थी। तो अब ये प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाएं थी, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि लहंदा है, लहंदा उसमें है कि इसका अन्य नाम है हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिबहाली, पोठवारी, ठीक है। और लहंदा की जो लिपि है वो है शारदा लिपि की एक उपशाखा है लंडा लिपि, ठीक है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चिमी, ठीक है। लहंदा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पश्चिमी। अब बात करते हैं पंजाबी की। तो इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि भी लहंदा लिपि की जैसे ही है, लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरु लिपि लिखी बनाई है, ठीक है, गुरुमुखी लिपि। और पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी। फिर दूसरी एक थी सिंधी, यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती थी। इसकी अपनी लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। और इसकी बोलियां जो हैं किसकी, सिंधी की, वो हैं विचोली, लासी, सिराई की, थरेली, लाड़ी। फिर भाषा है गुजराती, ठीक है, और इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों फिर है गुजराती, इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं होती है। फिर उसके बाद दोस्तों है मराठी। मराठी की बोलियां हैं कोकड़ी, नागपुरी और कोष्ठी और माहारी। इसकी लिपि है देवनागरी लिपि, किंतु कुछ विद्वान मोड़ी लिपि का भी प्रयोग इसमें करते हैं। फिर है असमी, मुख्य बोली विष्णुपुरिया और लिपि इसकी है बंगला। फिर है बांग्ला, बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बंगला में लिखी जाती है। फिर है उड़िया, उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, उड़िया की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है, ठीक है। और इसकी प्रमुख बोलियां हैं गंजामी, संभलपुरी, भत्री आदि। अब बात करते हैं अपने हिंदी की बोलियों की। तो यहाँ पे हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। एक तरफ है अपभ्रंश, बीच में है उपभाषा और लास्ट में है उसकी बोलियां। अब सबसे पहले है शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश 3 भागों में बटा है, पश्चिमी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में और राजस्थानी टा वर्ग बहुला में।
और पश्चिमी हिंदी को आकार बहुल और ओकार बहुल में बांटा गया है। मतलब शौरसेनी अपभ्रंश जो अपभ्रंश का एक रूप है उसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इस उपभाषा को पश्चिमी हिंदी को आकार बहुल और ओंकार बहुल में विभाजित किया गया है। इनकी जो आकार बहुल की जो बोलियां हैं वो है कौरवी, हरियाणी या बांगरू और दक्षिणी। ठीक है। फिर ओकार बहुल की बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। उसी प्रकार राजस्थानी हिंदी है और इसको 4 भागों में इसकी बोलियां जो हैं वो 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। फिर पहाड़ी हिंदी है, इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी और गढ़वाली। फिर है अर्धमागधी। अब अर्धमागधी की उपबोली है, उपभाषा है पूर्वी हिंदी और इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक उसी प्रकार मागधी है, मागधी की उपभाषा है बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिल। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां ताजुब्बेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियां नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे बोली है, उनका दूसरा नाम दिया हुआ है और उपबोलियां दी हुई हैं। सबसे पहले हरियाणी, अन्य नाम है बांगरू, देशवाली, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है। और उपबोलियां हैं जाटू, चमरवा। फिर है ब्रजभाषा, अंतर्वेदी और बोलियां हैं भुक्सा, जदावेटी, डांगी। सबसे पहले कौन सी थी? हरियाणी। ठीक है। और फिर है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का दूसरा नाम है अंतर्वेदी और बोलियां हैं भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। फिर है बुंदेली, दूसरा नाम है बुंदेलखंडी, बोलियां हैं पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्टा। फिर है अवधी, दूसरा नाम है कोशली, बैसवाड़ी, बोली है जोल्हा, गहोरा, जूढ़र। फिर है कौरवी, दूसरा नाम है खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, दूसरा नाम है खलटाही, लरिया। बघेली, दूसरा नाम है रीवाई, बोली है निबट्टा। डिंगल, दूसरा नाम है भाट भाषा। पिंगल, दूसरा नाम है नाग भाषा। फिर है दोस्तों हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता और यहाँ पे दिया हुआ है कौरवी। कौरवी नाम दिया हुआ है राहुल सांकृत्यायन का। ब्रजबुली नाम दिया हुआ है ईश्वर चंद्र का। राजस्थानी नाम दिया हुआ है गिरियर्सन का। डिंगल नाम दिया हुआ है बांकीदास का। बिहारी नाम दिया हुआ है गिरियर्सन का। भोजपुरी नाम दिया हुआ है रेमंड का और मैथिली नाम दिया हुआ है कोल ब्रुक का। अब बात करते हैं हिंदी के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख बोलियों के क्षेत्र। तो यहां पे है ओंकार बहुला का, बोली है ब्रजभाषा और बोली क्षेत्र है ब्रजभाषा का मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली। तो ये भी पूछ लेता है। ठीक है। का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग। फिर है बुंदेली, उत्तर प्रदेश, क्षेत्र है झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। फिर है कन्नौजी का क्षेत्र की का वर्ग की बोलियों में। फिर इसका क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। फिर है मारवाड़ी, इसका क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी है, कुमाऊनी का क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। फिर गढ़वाली है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। फिर मालवी है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। फिर है खा वर्ग, आकार बहुला, कौरवी, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। फिर है दक्षिणी, दक्षिण भारत का क्षेत्र बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद।
फिर गा वर्ग का है उदासीन आकार बहुला, इसमें है अवधि, अवधि का क्षेत्र है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। फिर है बघेली, बघेली का क्षेत्र है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर। फिर घा वर्ग की बोलियां हैं इकार बहुला, इसमें आती है भोजपुरी, भोजपुर क्षेत्र है शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, ये इसका क्षेत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशिष्टताएं, और वो ये है कि सबसे पहले है ब्रज भाषा का रूप दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है अवधी, कौरवी और भोजपुरी। शौरसेनी, अवधी में अर्धमागधी, कौरवी में शौरसेनी और भोजपुरी में मागधी। पश्चिमी हिंदी, अवधी में पूर्वी हिंदी, कौरवी में पश्चिमी हिंदी और भोजपुरी में बिहारी हिंदी। ओकार बहुला, आकार बहुला अवधी में, आकार बहुला कौरवी में भी और इकार बहुला भोजपुरी में। फिर इसमें आता है स्वर, अति ह्रस्व, हस्व, दीर्घ, इसमें अवधी में स्वर आते हैं अति ह्रस्व और ह्रस्व। फिर स्वर आते हैं कौरवी में सेम ह्रस्व और दीर्घ, और भोजपुरी में स्वर आते हैं अति ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ। फिर यहाँ पे ब्रज भाषा में कुछ नहीं, अवधी में आती है व्यंजनात बोली और भोजपुरी में आती है व्यंजनात बोली। फिर ब्रज भाषा में णा को ना बोलते हैं, अवधी में णा के बदले ना का प्रयोग करते हैं, भोजपुरी में शब्द के मध्य रा का लोप हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आगे पढ़ने लायक नहीं है, और देख लेते हैं तो यहाँ पे ही समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें तो हमने पढ़ ली है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब देवनागरी लिपि। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से प्रश्न पूछते हैं। तो तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।